हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियानी लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। डिक्टेटरशिप का यार नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहली चीज आती है हिटलर, मसलनी, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर थी और वो अकेला पर्सन सबको कंट्रोल कर रहा था। उसके कहने पे सब कुछ हो रहा था और वही एक तरीके से पूरी इकोनॉमी को रन कर रहा था। तो बिल्कुल यही मतलब होता है डिक्टेटरशिप का, जहां एक इंडिविजुअल के हाथ में पूरी ताकत रहती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, या एक छोटे ग्रुप के हाथ में पावर रहती है जो सबको कंट्रोल कर रहे रहते हैं, राइट? यही होती है डिक्टेटरशिप। किसी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस उनके ऊपर नहीं होती है। बिल्कुल डेमोक्रेसी का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है डिक्टेटरशिप। यहां डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट ने एक तरीके से इंडिविजुअल के राइट्स छीनने की कोशिश की तो इंडिविजुअल कोर्ट जा सकता है, राइट? गवर्नमेंट को भी पनिश किया जा सकता है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? लेकिन डिक्टेटरशिप में कभी भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, आपको गायब करवा दिया जाएगा। कहां हो आप, आपका कोई अता पता ही नहीं है, राइट? तो आप कभी भी गवर्नमेंट या लीडर के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते हो डिक्टेटरशिप में। ना यहाँ पर कोई ऑपोजिशन लीडर रहता है, ना यहाँ कोई ऑपोजिशन पार्टी रहती है। यहाँ जो लीडर चाहेगा वो होगा, राइट? ना यहाँ पर कोई चुनाव का कॉन्सेप्ट चलता है। जो टर्म डिक्टेटरशिप है ये डिराइव किया गया है लैटिन टर्म डिक्टेटर से। डिक्टेटर टर्म रोमन रिपब्लिक में यूज होता था और इसका मतलब होता था एक टेम्पररी मजिस्ट्रेट जिसको की पावर दी गई है ताकि जो स्टेट में क्राइसिस चल रहा है वो उससे डील कर सके। टेम्पररी मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा। सिर्फ एक पर्सन के हाथ में ताकत रहती है, उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहते, उस पर कोई नजर रखने वाला नहीं रहता है। चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ आने वाले हैं और शेयर जरूर करिएगा वीडियोस को। यहाँ इलेक्शंस नहीं होते हैं और अगर होते हैं तो बहुत बुरी तरीके से रेगुलेटेड होते हैं। सिर्फ सिलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज ही एंटर कर सकती हैं। याद रखना, डिक्टेटरशिप भी काफी तरह की होती है, राइट? जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले। एक तरीके की डिक्टेटरशिप नहीं होती है। देखो, इन लोगों को पॉलिटिकल पावर जो मिलती है वो फोर्स की वजह से मिलती है, फ्रॉड की वजह से मिलती है, ठीक है? इस वजह से पॉलिटिकल पावर अक्वायर करते हैं और अब इसको मेंटेन भी तो करना होगा। पॉलिटिकल पावर हाथ में आ जाना कुछ नहीं होता, इसको मेंटेन भी करना होता है ताकि लोग आपकी अभी भी बात माने। तो टेरर, फियर, रेस्ट्रिक्शन ऑन बेसिक सिविल लिबर्टीज, ये सब करके ये पावर को अपने मेंटेन करते हैं। ये स्ट्रैटेजिकली एक तरीके से पब्लिक को अपनी तरफ खींचते हैं। इनकी अपनी स्ट्रैटेजीज रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हिटलर था या इटली का जो मसलनी था, ये दोनों ही बहुत ऑसम ओरेटर्स थे, बहुत अच्छी स्पीच देते थे, ठीक है? लोग इनकी बातें सुनने मतलब मगन हो जाती थी, इनको अंधा फॉलो करती थी। क्यों? क्योंकि दे वर ब्रिलियंट ओरेटर्स, बहुत अच्छी स्पीच प्रिपेयर करते थे। तो ये सब इनकी स्ट्रैटेजी रहती थी पब्लिक को कंट्रोल करने की। बेसिकली डिक्टेटर्स पावर में आने के बाद, उनको ताकत मिलने के बाद, जो वेल्दी और एक तरीके से प्रिविलेज्ड क्लास रहती है सोसाइटी की, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग उनको पैसा देंगे, वही लोग एक तरीके से उनकी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करेंगे, राइट? देखो, डिक्टेटर्स को भी तो पैसे की जरूरत है ना। वो कैसे रन करेंगे, गवर्नमेंट को कैसे रन करेंगे, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट कैसे पूरे करेंगे? इसीलिए वो पावर में आने के बाद एक तरीके से उन लोगों की हेल्प करते हैं जो वेल्दी है, जो प्रिविलेज्ड है सोसाइटी में, ताकि उन्हें पैसा मिल सके, राइट? अब डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप। इंडिया में यार छोटे मोटे क्राइम्स होना बहुत एक तरीके से इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है, राइट? छोटे छोटे क्राइम्स जो होते हैं, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन जहां डिक्टेटरशिप है वहां छोटे छोटे क्राइम्स भी बख्शे नहीं जाते हैं यार। बहुत बुरी और बहुत भयंकर पनिशमेंट वहां पर मिलती है। क्यों? ऐसा क्यों है? ताकि डिक्टेटर अपना डर बनाकर रख सके लोगों में। इकोनॉमी से लेके लॉज तक जितनी भी छोटी बड़ी चीजें वो सब कुछ डिक्टेटर के कंट्रोल में रहती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस यार खुद डिक्टेटर ही बनाता है और वही सब पूरी कम्युनिटी को फॉलो करने होते हैं। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है 1% पूरी कंट्री को लीड कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, तो ये चीज यार इमरजेंसी सिचुएशन में थोड़ी हेल्पफुल हो जाती है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में पूरी मीटिंग आपको नहीं बुलानी होगी, सबकी नहीं सुननी होगी, सिर्फ एक इंसान का ऑर्डर होगा और वो जो कह रहा है वही हो जाएगा, राइट? अब ऐसे क्या होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में पूरी मीटिंग आएगी, पूरे प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, जब प्रेसिडेंट बोलेगा तब जाके कुछ होगा, राइट? लेकिन वहां पर ऐसे डिक्टेटरशिप में नहीं होता है। वहां पे 1% रूल ही चलता है, उसने जो बोला उसको फॉलो कर दो, राइट? इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन में काफी बार ये चीज हेल्पफुल हो जाती है। टाइप्स क्या है डिक्टेटरशिप के, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं।
मेरे सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट यू लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पर शेयर करती हूँ, अपॉर्चुनिटीज भी बताती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, सो प्लीज शेयर करिएगा और ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमें कहां देखने को मिलती है? देखो, जब मिलिट्री का एक तरीके से टोटल कंट्रोल होता है पॉलिटिकल पावर पर, तब हम कहते हैं वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। तो जाहिर सी बात है, जो डिक्टेटर होगा, जो लीडर होगा, वो बेसिकली मिलिट्री कमांडर होगा या सीनियर मिलिट्री कोई पर्सोनल होगा, राइट? क्योंकि मिलिट्री का ही कंट्रोल है पॉलिटिकल पावर पर, तो डिक्टेटर भी मिलिट्री से ही निकल कर आएगा। मोनार्की, ये एक तरीके दूसरे तरीके की डिक्टेटरशिप है। देखो, जब किसी फैमिली का ही कोई एक तरीके से बन जाता है हेड स्टेट का, तो उसको कहेंगे वहां पे मोनार्की प्रिवेल करती है। जैसे कि अभी मेरी मम्मी डिक्टेटर है, तो उनके बाद मैं डिक्टेटर बनूंगी, फिर मेरी बहन डिक्टेटर बनेगी, ऐसे करके, राइट? किसी एक फैमिली से ही डिक्टेटर्स निकल कर आ रहे हो, तो उसको मोनार्की या और ऑटोक्रेसी आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप। जब पूरी की पूरी अथॉरिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में कंसेंट्रेटेड हो, तो हम कहेंगे पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप। जो पर्सनलिस्ट डिक्टेटर माइट भी कोई मिलिट्री ऑफिसर हो सकता है या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो सकता है। सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप, जहां पे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पूरे पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर रही हो, पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रही हो, उसे कहेंगे सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप। हाइब्रिड डिक्टेटरशिप में आप पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप, सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को कंबाइन करके देख सकते हो। इसमें इन तीनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ जरूर से चेक करिएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं इस टॉपिक के। क्रिटिसिज्म्स क्या है डिक्टेटरशिप के? भाई, पहला तो है पावर अब्यूज। जब एक पर्सन के हाथ में ही सारी ताकत है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ही सारी ताकत है, तो वो अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देखेगी, राइट? तो पावर को तो इधर उधर यूज करेगी ही अपने एंड्स को पूरा करने के लिए, इसीलिए पावर का अब्यूज होता है। लोगों की बात सुनी ही नहीं जाती है, उन्हें हमेशा ऑप्रेस किया जाता है, राइट? अगर आप रिच नहीं हो, एक तरीके से पुअर और अब डिक्टेटर कंट्री में रहते हो, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपको हर तरीके से दबाया जाएगा, राइट? बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है पूरी कंट्री में। हमेशा लड़ाई झगड़े ही एक तरीके से ऐसी कंट्री में चलते रहते हैं, क्योंकि लोग कभी खुश रहते ही नहीं है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब लोग इतना भर चुके रहते हैं गवर्नमेंट की वजह से, इतना परेशान हो चुके रहते हैं कि वो लोग रिवॉल्यूशन खड़ा कर देते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कॉजेस क्या है डिक्टेटरशिप के। क्यों डिक्टेटरशिप आई? आखिर डेमोक्रेसी तो थी ही ना, इतने सारे फॉर्म्स थे गवर्नमेंट के, डिक्टेटरशिप को आने की क्या जरूरत थी, वो डिस्कस करते हैं। पहला कॉज है आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट? पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में। अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी अच्छे से वॉर एक तरीके से कंडक्ट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव था, उसने पूरी पावर ले ली गवर्नमेंट की, और एक तरीके से पार्लियामेंट को और पुश कर दिया। पार्लियामेंट की एक तरीके से सिग्निफिकेंस ही खत्म कर दी, तो लोगों से फ्रीडम छीन ली गई, उनके राइट्स छीन लिए गए, राइट? डेमोक्रेसी एक तरीके से कुछ भी नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ा सेटबैक था डेमोक्रेसी के लिए। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919, इसको पेरिस पैक्ट भी कहते हैं। अब ये जो ट्रीटी थी यार, ये इनजस्टिस पर बेस्ड थी, बिकॉज यहाँ पे जर्मनी को बाइफरकेट कर दिया गया था, उसे दो पार्ट में तोड़ दिया गया था, ठीक है? और उसको दे दिया गया फ्रांस को, जेकोस्लोवाकिया को, डेनमार्क को, पोलैंड को एंड लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस फिर खत्म होके यूएन बना आज। तो जब जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया, तो वहां पे जो लोग रह रहे थे उनका मानना था कि अब हमें किसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है जो जर्मनी को एक तरीके से एक कर पाए, यूनाइट कर पाए, राइट? वापस से पूरी जर्मनी को जोड़ पाए और उसकी ताकत उसे दे पाए वापस से। इसलिए उन्होंने डिमांड की कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की। तो यार, जनता की भारी डिमांड पर हिटलर भाई साहब ने पावर अज्यूम किया 1933 में, ठीक है? तो जर्मनी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हिटलर वहां पर कैसे आया, ठीक है? पहले वहां पर डेमोक्रेसी थी, लेकिन उसको बाइफरकेट कर दिया गया, जिस वजह से लोगों ने डिमांड की पावरफुल गवर्नमेंट की, तब हिटलर आया। अब समझेंगे इटली में, जहां पे बेनिटो मसलिनी था डिक्टेटर, वो वहां पर कैसे आया, राइट? अब देखो, एक सीक्रेट ट्रीटी थी जिसको ट्रीटी ऑफ लंदन कहते हैं। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इटली था, वो अगर वो वर्ल्ड वॉर 1 जीत गया, उसके बाद जो गवर्नमेंट्स थी इंग्लैंड और फ्रांस की, उनको एक तरीके से इटली को नई टेरिटरी देनी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंग्लैंड और फ्रांस इस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाए, अपने वादे से मुकर गए। बहुत भारी नुकसान यार झेलना पड़ गया इटली को, ठीक है? वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था और लोगों को लगने लगा अब कोई पावरफुल गवर्नमेंट ही उन्हें एक तरीके से इस सिचुएशन से निकाल सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही उन्हें इस सिचुएशन से बचा सकती है। इसीलिए वहां पर मसलिनी आया, बेनिटो मसलिनी इन 1922, जो कि डिक्टेटर बना इटली का।
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बैठ जाए दिमाग में, आपके अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसीलिए प्लीज एक लाइक जरूर बनता है वीडियो के लिए। नेक्स्ट कॉजेज इनकॉम्पिटेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरीके से इनकॉम्पिटेंट साबित हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पहले इटली और जर्मनी में थी, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया जर्मनी में यूनिफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, जर्मनी को बाइफरकेट कर दिया गया था, उसे तोड़ दिया गया था, ठीक है। और इकोनॉमिक डिप्रेशन भी देखने को मिला था जर्मनी में, कम्युनिस्ट वहां पर वॉर कर रहे थे, सिविल वॉर वहां पर छिड़ गया था, स्ट्राइक्स कर रहे थे लोग, मतलब जर्मनी की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी उस वक्त। इसीलिए इतना समझ में आ रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वहां पर 1920 से 1933 तक वो कुछ भी नहीं कर पाई, राइट, कुछ भी नहीं कर पाई लिटरली। इसीलिए लोगों ने डिमांड खड़ी की कि कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लेकर आओ। इसीलिए हिटलर आया और उसने काफी सारी प्रॉब्लम्स एक तरीके से ठीक की वहां की। और इटली में भी यही था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई वो कुछ खास उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाई। इसलिए वहां पर आया मसलनी, जिसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाया और अपनी फासिस्ट पार्टी लेकर आया। अब हम एक तरीके से डिफरेंस डिस्कस करेंगे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, सिर्फ एक पर्सन के हाथ में पावर रहती है और कोई इंस्टीट्यूशंस उस पर नजर नहीं रखता है, वो जैसे चाहे पावर को यूज कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो लीडर रहता है, एक तो पहली बार आप उसे वोट से चूज करते हो, ठीक है, कौन होने वाले लीडर, हम उसके लिए वोट करते हैं। और दूसरी चीज उस पर एक तरीके से चेक्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशन जो है जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव, वो उस पर नजर रखते हैं कि अपनी पावर का गलत यूज ना कर सके। या तो बिल्कुल ही यार इलेक्शंस नहीं होते हैं डिक्टेटरशिप में, और अगर होते हैं तो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड और स्ट्रिक्ट होते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन में खड़ी हो सकती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं और उनके बीच में एक तरीके से इलेक्शंस होंगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती है तो लोगों के पास चॉइस रहती है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हमें पावर में लाना चाहिए जो कि हमारी सुनेगी और हमारी हेल्प करेगी। अब डिक्टेटरशिप में जो भी कहना है लीडर को वो मीडिया का यूज करके ही कहेगा, ठीक है, जैसा लीडर है वैसे ही मीडिया उसे दिखाएगी, मीडिया अपना कुछ वहां पे ओपिनियन नहीं डाल सकती है, राइट। जो लीडर है वैसा ही उसे वो दिखाएगी, जैसा वो बोलेगा वैसा ही वो करेगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ डिक्टेटर ही कंट्रोल करता है, तो मीडिया क्या चीज रह गई। लेकिन डेमोक्रेसी में यार मीडिया को उसका फोर्थ पिलर माना जाता है। क्यों? क्योंकि मीडिया हमें एक तरीके से हकीकत दिखाती है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है गवर्नमेंट में, राइट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको क्रिटिसाइज करने का काम, लोगों का ओपिनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम मीडिया का ही रहता है। तो मीडिया का एक तरीके से बहुत बड़ा रोल रहता है डेमोक्रेसी में और उसका बहुत ही छोटा सा रोल रहता है डिक्टेटरशिप में। डिक्टेटरशिप में यार एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं पब्लिक को, ठीक है, उन पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, कांस्टेंट सर्विलांस होता है, उन पर नजर रखी जाती है पूरी तरीके से, ठीक है, सिर्फ उनको ड्यूटीज दी जाती हैं कि ये करना है तुम्हें, राइट्स कुछ नहीं मिलते हैं वहां पर। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, ठीक है, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट जा सकते हैं, राइट। तो डेमोक्रेसी में राइट्स और ड्यूटीज दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। एक तरीके से डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल होगा तुर्कमेनिस्तान, वहां पर डिक्टेटरशिप है और इंडिया में डेमोक्रेसी है। कुछ और पॉइंट्स जरूरी है डिक्टेटरशिप के बारे में डिस्कस करना, तो अब हम वो देखेंगे, राइट। जो डिक्टेटर्स होते हैं वो स्टेट को पूरा पावरफुल मानते हैं, राइट, वो मानते हैं स्टेट ही सब कुछ है और इंडिविजुअल की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो स्टेट की पूरी तरीके से बात माननी है इंडिविजुअल को, राइट। डिक्टेटर्स मानते हैं कि स्टेट के पास पूरा हक है इंडिविजुअल की लाइफ को कंट्रोल करने का, चाहे उसकी सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, पूरी तरीके से स्टेट उसको कंट्रोल कर सकता है। कोई ऑपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है डिक्टेटरशिप में, राइट। अगर कोई खड़ा होने की कोशिश करता है डिक्टेटर के अगेंस्ट तो बस उसकी मौत ही निश्चित है। डिक्टेटर्स के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जो लोगों को वो सिखाते हैं। 1 लीडर, ओबीडियंस टू 1 लीडर, आप सिर्फ एक लीडर की ही बात मानेंगे, जो कहेगा आप उसकी चीज सुनेंगे, राइट। रिजिड डिसिप्लिन, बहुत रिजिड डिसिप्लिन आपको फॉलो करना होगा। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी के टुवर्ड्स आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। प्रेस के पास एक तरीके से, मीडिया के पास लिबर्टी नहीं रहती कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाए, राइट, उनके पास कोई भी इस तरीके की फ्रीडम नहीं रहती है। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। कुछ अच्छी चीजें भी हैं डिक्टेटरशिप के बारे में, कुछ बुरी तो हमने पढ़ी ही, कुछ अच्छी चीजें भी देख लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट गवर्नमेंट देती है डिक्टेटरशिप लोगों को, राइट। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहां पे पॉसिबल होती है, सोशल रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं और जो क्राइसिस होते हैं कंट्री में उनको बोल्डली एक तरीके से फेस किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। देखो, इतना अगर एक ही लीडर रहेगा, उसी की सारी चीजें मानी जाएंगी, वो बोलेगा वॉर हो जाना चाहिए तो वॉर हो जाएगा, तो एक तरीके से एक दिन पूरी कंट्री ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी,
राइट क्योंकि अगर उसके दिमाग में सनक चढ़ी तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने तो यार अगर कुछ बोल रहा है लीडर, अगर वो गलत है तो बाकी लोग उसको समझा सकते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज रख सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। लीडर ने जो बोला वही अंधों की तरह सबको फॉलो करना है, राइट। और उस वजह से काफी ज्यादा खतरा होता है कंट्री पर। तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा सूटेबल है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।